मेरा नाम है सत्संग। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है, लोकसभा के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी अनाउंस हो सकता है और इस बार लोकसभा में क्या मुद्दे होंगे, खास करके वो जो पहली बार वोट करेंगे। मेरे साथ अभी मैं एमडी यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ और मेरे साथ एक रिसर्च स्कॉलर हैं, इनका नाम अमित है और ये पढ़ाते भी हैं। अमित भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा अमित, क्या पढ़ाते हैं? आपकी खुद की एजुकेशन क्या है? पहले यहीं से सर मैं एमडी में पीएचडी स्कॉलर हूँ। एमए मैंने पॉलिटिकल साइंस से की है और पीएचडी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहा हूँ। तो आप पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ रखी है? हाँ। और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट? बिल्कुल हाँ जी। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अमित भाई, कभी 300 बार, कभी 400 बार, और अभी तो बीजेपी की सरकार है, थर्ड टर्म का वो दावा कर रहे हैं और 400 बार वो भी इतनी, मतलब ऐसा कहते हैं एक बार आप अगर पावर में हो तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, अगर 2 बार में होने के बाद वो एंटी इनकम्बेंसी डबल हो जाती है। उसके बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंस कि 400 बार, आप इसको कैसे देखते हो? खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनके दिमाग में चल क्या रहा है? ओके, देखिए ये क्या है, जैसे इन्होंने अभी 400 पार बोला है लेकिन आए नहीं है। हरियाणा विधानसभा में उन्होंने बोला था 75 पार, लेकिन आए वो मेजोरिटी में भी नहीं। और क्या है, 89 में गठबंधन की सरकारें बनना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद सीधा 2014 में पहली बार लोकसभा में, मतलब पहली बार तो नहीं, 89 के बाद क्या हुआ सीधा कि कोई एक पार्टी मेजोरिटी में आई है, जैसे बीजेपी पार्टी है। उसके बाद जो दूसरा इलेक्शन हुआ, मतलब 70वीं लोकसभा थी, उसके अंदर क्या है, उनकी सीटें और बढ़ गई। पहले 282 थी, उसके बाद उनकी 300 कुछ हैं सीटें हैं। तो अब उनको ये लग रहा है कि 400 पार, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इनका खाता ही नहीं खुल रहा है, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है, ठीक। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इनकी मेजोरिटी है, उससे ज़्यादा सीटें आ ही नहीं सकती। अब उसके बाद ये देखो तोड़ मरोड़ की राजनीति क्या करते हैं, कहाँ तक ये पहुँचते हैं। अच्छा अमित भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं, स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं और इसमें लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, तो उनके दिमाग में चल क्या रहा है इस तरह की राजनीति? अगर किसी, जैसे हरियाणा की बात करें, क्योंकि हमने हरियाणा का मेंशन किया, 2019 में 40 बीजेपी को मिली, 10 जेजेपी को मिली और 30 जो है कांग्रेस को मिली। लेकिन उसके बावजूद भी जिस जेजेपी ने ये कह कर के वोट लिया था कि बीजेपी के खिलाफत में वोट, हाँ सारी, और वो फिर उनके साथ जुड़ गए। तो इस तरह की मतलब साइकी जो है यंग वोटर्स की, नए वोटर्स की, तो उसको आप क्या प्रभाव पड़ता है उन पर? नहीं देखो, बिल्कुल ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है। जो कुछ है इनका, ये पॉलिटिक्स को है जो बिजनेस लेते हैं। जो कि स्टूडेंट क्या, जो ये मानते हैं कि हम पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट हैं, उनको भी समझ में नहीं आता एक्चुअल में होता क्या है। अब जैसे आपने बताया कि जेजेपी वाला ये जो 10 सीटें जीते हैं, वो 10 की 10 सीटें वो थी जो ये बोल रहे थे कि हम एंटी बीजेपी हैं, और उन्हीं लोगों ने दिया था जो बीजेपी को नहीं चाह रहे थे। खास करके रूरल वोट बैंक था सारा। हाँ बिल्कुल, हुआ क्या, उन्होंने जाके, तो ये क्या है कि अब आइडियोलॉजी किसकी क्या है, कौन क्या चाहता है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो हम जैसे आम व्यक्ति है, स्टूडेंट है, आपस के संबंध भी खराब कर लेते हैं कि तू उसको वोट दे रहा है, तू उसको वो आइडियोलॉजी ये कह रही है, वो ये कह रही है। एक्चुअल में आइडियोलॉजी कुछ होती ही नहीं, मतलब जैसा दिख रहा है। क्योंकि अभी आपने 2 दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश में देखा क्या हुआ, उनके पास, बीजेपी के पास नंबर नहीं था, लेकिन फिर भी अपना वहाँ से वो राज्यसभा क्या, ये सिर्फ जैसे फॉरेन पॉलिसी होती है ना नेशनल इंटरेस्ट पे, सेम ऐसा ही पॉलिटिक्स क्या होती है सेल्फ इंटरेस्ट पे। इनको मतलब नहीं पड़ता हमने किस वादे से वोट लिए हैं, किसको क्या क्या अकाउंटेबिलिटी क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको क्या है, किसी न किसी तरह से सत्ता में रहना है। तोड़ मरोड़ करके, कोई दंगे करवा के या रिजर्वेशन वगैरह का कोई मुद्दा बना के ये सत्ता छोड़ने वाले हैं नहीं। लेकिन एक बात और बताइए, आपने ये कहा कि सेल्फ इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट्स के हिसाब से पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करती हैं। वो ऐसा बार बार इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि पब्लिक का प्रेशर उनके ऊपर नहीं होता। उनको लगता है कि तुम बार बार इस तरह से बदमाशी करोगे और बच के निकल जाओगे, तो ये पब्लिक प्रेशर क्यों नहीं बना पा रही है? देखो, पब्लिक क्या है कि सब लोगों के पॉलिटिशियन के साथ सेल्फ इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। अब जैसे कोई, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, अभी वो बीजेपी में है, अगर मैं वो किसी पार्टी में चला गया ना, तो मेरे मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि मेरे लिए आदमी की प्रेफरेंस रहेगी कि मेरा नोन है, मेरा पर्सनल है, क्या है। तो यहाँ से क्या है कि जो ग्राउंड रियलिटी, जो मुद्दे होने चाहिए, मुद्दे गायब है, सीधे यहाँ पे व्यक्तिगत राजनीति है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब एक चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ा जाता है, तो उसमें
जो रियल इश्यूज होते हैं वो गायब हो जाते हैं। हाँ। होना तो ये चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो भी अच्छा कैंडिडेट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर इंडिपेंडेंट भी है उसको वोट मिलना चाहिए, ताकि वो विधानसभा या लोकसभा में जा कर के आवाज़ उठाए वहाँ के लोगों की और उनके काम भी करवाए। हाँ, होना तो यही चाहिए, लेकिन वो तो नहीं रहा ना। अच्छा, जो एक एज को पार कर चुके हैं उनका तो हमें समझ में आता, शायद कंडीशनिंग हो चुकी है, उन्होंने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता इंडिया में। लेकिन जो नए वोटर हैं, आप स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, उनके दिमाग में इसका क्या प्रभाव है? देखो, नए वोटर्स का क्या है, एक कल्चर होता है, मतलब संस्कृति होती है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशल आप लोग JNU में जाओगे, PU में जाओगे, DU में जाओगे, वहाँ पे क्या है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ठीक है। जैसे SFI है, ABVP है, NSUI है, बहुत सारे संगठन हैं। वो वहाँ पे क्या मुद्दों को डिस्कस करते हैं, वाद विवाद होते हैं, वहाँ से कुछ कंक्लूजन निकल के आता है। लेकिन अब इस सरकार में मान लीजिए, इससे थोड़ी पिछले, अब मोस्टली तो मान के जो पिछले 3-4 साल से ये प्रेशर ग्रुप का काम लगभग ख़त्म ही हो चुका है। और जो यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्टली बच्चे हैं उनको यही नहीं पता कि राजनीति में हमारी वोट की वैल्यू क्या है। सभी अपनी तैयारी में लगे हुए, कोई D ग्रुप की कर रहा है, कोई PN चपड़ासी ऐसी, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है। उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो समाज सोसाइटी के बारे में सोचे और अपनी वोट की वैल्यू को पहचाने। तो आप ये मानते हो कि जो नई पीढ़ी है उसमें अवेयरनेस नहीं है, उनको अपनी वोट की अहमियत नहीं पता है? बिल्कुल, एक तो बड़ा कारण हाँ, है। और वो यूज नहीं करना चाहते, वो जागरूक नहीं। हाँ, क्योंकि वो क्या है कि उनके पहले यहाँ हर जगह से बच्चे मोस्टली हरियाणा से आए हुए हैं, लेकिन उनके घर पे जो माहौल है, जो बैकग्राउंड है, उसी के साथ फिर वो विद करंट जाएंगे। अच्छा, खास करके हरियाणा की बात करें तो एक ना नौकरी के पीछे बहुत ज़्यादा वो पीछे पड़े रहते हैं कि हमें किसी तरह से किसी भी जुगाड़ से नौकरी मिल जाए। शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि वो पॉलिटिशियन के सामने आवाज़ नहीं उठाते हैं, पंगा नहीं लेते हैं कि क्यों काम का, कल को कोई काम पड़ गया तो काम तो इन्हीं से लेना है। इसको कितना बड़ा आप कारण मानते हैं? नहीं, देखो अभी क्या है, जैसे पिछली हरियाणा सरकार थी, मतलब BJP इकट्ठा सरकार ही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था, 4-5 हज़ार क्लर्क की भर्ती की थी, पुलिस की भर्ती की थी। और अब की बार जो ये योजना, इसके अंदर बहुत कम भर्तियाँ निकाली गई हैं। लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है, ये मुद्दा आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में रोज़ पढ़ते होंगे कि D ग्रुप की ज्वाइनिंग की तैयारी चल रही है, C ग्रुप की तैयारी चल रही है, पुलिस का एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इससे क्या है कि फिर बच्चों को काम मिल गया, बच्चे तैयारी में लगे रहेंगे। अब उन्होंने वो सिर्फ निकाल ली है, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, क्या होगी, वो सारा अलग प्रोसेस है। तो फिर ये क्या है, जो रोज़गार का मुद्दा है, अब जैसे क्या है, ये D ग्रुप की C ग्रुप की ज्वाइन करवा दी। अब इन्होंने ऐसा क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जैसे उसके अंदर वो क्या था, कुछ ग्रेजुएशन के नंबर हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के, जिसके माता पिता नहीं हैं उनके भी कुछ नंबर हैं। तो उससे क्या होगा, कुछ ऐसे लोगों के घर में नौकरी मिलेगी जिनको उम्मीद ही नहीं थी कि हम भी नौकरी लग सकते हैं, वो फिर वोट डाल लेंगे। और इसके अलावा जो कॉलेज कैडर की भर्ती 2019 के बाद अब तक नहीं हुई है, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो गिनी चुनी पोस्ट है और वो व्यक्ति उनको वोट भी नहीं देंगे। देखिए, हरियाणा में पहले, अभी तो BJP की सरकार है 2 टर्म से, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2 टर्म की सरकार थी, फिर चौटाला साहब की सरकार थी। तो चौटाला साहब में, भूपेंद्र हुड्डा में नौकरियां का क्या सिनेरियो था हम सबको पता है। हाँ। अब ये BJP वाले कहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची, इसमें आप कितना सच देते? नहीं, देखो ये तो बिल्कुल डिफरेंस है BJP गवर्नमेंट में और हुड्डा गवर्नमेंट में। हुड्डा गवर्नमेंट के टाइम पे क्या था कि मोस्टली 2-3 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे मोस्टली, अभी आप लोग जाके देखो, जो आसपास के रोहतक के आसपास के गांव हैं, एक एक घर में ये है कि 5-5, 4-4 नौकरी लगे हुए हैं और एक घर में एक भी व्यक्ति नहीं लगा हुआ है। तो इस BJP सरकार में ये ज़्यादा फ़र्क रहा है कि मोस्टली हरियाणा से कहीं ना कहीं थोड़े व्यक्ति सभी गाँवों से लगते हैं। नहीं, आपको मतलब 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंट्रलाइज नहीं है। लेकिन आप ये बताइए ना, मिलती तो ग्रुप D की हैं, जिनको हाँ। आप बिना खर्ची बिना पर्ची कह रहे हो, ग्रुप D की नौकरी मिल रही है ना। आप ये भी देखिए कि PhD किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएट किए, वो चपड़ासी की नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल। और बिना पर्ची बिना खर्ची का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन क्या उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरियां मिल रही हैं? बिल्कुल, ये तो सरकार का फेलियर ही है। जो बच्चे ये इसके अंदर ये जो B.Tech के PhD कर रहे हैं, वो D ग्रुप के लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं, वहाँ भी अपने दम पे नहीं लग पा रही। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इशू मैं देखता हूँ कि पक्की नौकरी देने की बजाय हरियाणा कौशल रोजगार से DC रेट की नौकरियाँ बांटी जा रही हैं। अभी आपने हिटलर का नाम सुना होगा, उसने ये बोला था कि आप लोग जनता के ऊपर इतना अत्याचार कर दीजिए कि उनको जिंदा रहना ही विकास लगे, ठीक है ना। अब इन्होंने इतनी बेरोजगारी कर दी है कि HKRN ठेकेदार ये नौकरी बहुत बड़ी लग रही है। अगर ये ऐसे ही, अगर इन्होंने कुछ आने वाले समय में भर्तियाँ नहीं निकाली तो हिटलर वाला काम ही हो जाएगा। आप ये हमने कभी सोचा नहीं था, एक ऐसा देश जहाँ युद्ध चल रहा है, वहाँ के लिए भी
रोज़गार पाने वालों की, इजराइल की बात कर रहा हूँ मैं, रोज़गार उनकी भीड़ ही नहीं टूट रही है। कहते हैं कि हमें वहाँ भेज दो। ये बेरोज़गारी का चरम सीमा से ज़्यादा क्या हो सकती है? बिल्कुल, ये बेरोजगारी का इससे भी और एक्सट्रीम आएगी। अगर ये बोल रहे हैं ना डी ग्रुप वाले और ये एक दो भर्ती सी ग्रुप की इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा बदतर हालत होंगी। तो आप क्या मानते हो, लोकसभा के चुनाव शायद 10 मार्च के आसपास बिगुल बज जाएगा, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और अप्रैल के अंदर चुनाव हो जाएगा, मई के अंदर शायद नई सरकार बन जाएगी। लोकसभा में आपको क्या लग रहा है कि युवा पीढ़ी कुछ बदलाव लेके आएगी, क्या कुछ समझदारी से वोट करेगी? नहीं, देखो अब क्या रहता है। वैसे तो बीजेपी का तो यही है कि व्यक्तिगत राजनीति की बजाय तोड़ मरोड़ की राजनीति ज़्यादा चलती है। किसी को खरीदेंगे, आज अशोक तंवर मिल गया, किरण चौधरी या कुछ और भी उनके पास ऐसे बहुत से ऑप्शन रहते हैं। और निर्दलीय को तो जिसकी मेजोरिटी आती है उसके साथ जाना ही पड़ता है। अच्छा, मुझे बताओ, जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर राम मंदिर कितना बड़ा इशू है? राम मंदिर का इशू लोगों के अंदर है ही नहीं है, तो मीडिया ने बना दिया है। अभी यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं राम मंदिर से उनको क्या बेनिफिट हुआ? कुछ हुआ? अनुच्छेद 370 से अनुच्छेद 370 में वहाँ पे हालात कुछ बोल रहे हैं, मतलब एक दो रिसर्च पेपर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े। उस समय तो ये कह रहे थे कश्मीर से आप जाके प्लॉट खरीद सकते, नहीं प्लॉट खरीद सकते हो, वहाँ से वो भी मिलेगी। किसी को मिले, किसी युवा को हो सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो बस ये है कि उन्होंने रैली में बोल दिया, लोगों ने मोदी मोदी कर दिया। 15 लाख आए? नहीं आए, आएंगे भी नहीं। जी। तो ये थे हमारे स्कॉलर साथी एमडी यूनिवर्सिटी में। इनसे हमारी बातचीत करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि युवा क्या सोचते हैं, क्योंकि युवा किसी भी देश की बैकबोन होते हैं। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसी तरह से और आगे आने वाले समय में और भी इंटरव्यू करते रहेंगे। नमस्कार।